हेलो चैम, कैसे हो? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं कि हमने बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, थोड़े डिले हो गया फर्स्ट चैप्टर के बाद दूसरी क्लास के लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आज के स्टार्ट करें, हम आपको क्लासेस अल्टरनेट करके मिलती रहेंगी। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया था कि लैंगिक जनन, फिर जीवों में जनन कैसे होते हैं, और हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर्स भी देख लिया था। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो हमारे अपन फ्लावर के स्ट्रक्चर्स देखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे लघु बीजाणु जनन का निर्माण कैसे होगा और किस भाग में हो रहा, उस सारे भाग को भी पढ़ना है। तो हमने मेनली रूप से आपके पास 4 भाग होते हैं, जयांग, पुमंग और दलपुंज तथा बाह्यदलपुंज, यानी आपका गैनोसियम, एंड्रोसियम, फिर उसके बाद ये आपका कैलिक्स तथा कोलेरा, ये वाले भाग होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पुमंग को पूरे फिगर बना के कैसे उसकी संरचना होती है आपके आवृत बीजी पौधों में, और फिर उसमें लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, तो आज की पूरी क्लासेस उसी पे रहेगी। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टैपिटम पढ़ेंगे, टैपिटम का कार्य तो पूछा ही जाता है, फिर परागकोश की संरचना बनाओ, फिर उसके बाद बहुत सारे टॉपिक होते हैं कि इसमें आपको पूरा बताना था। फिर लघु बीजाणु जनन ही दे देता कि व्हाट इज लघु बीजाणु जनन, आप क्या समझते हो। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन तो आने वाला है, तो इसीलिए क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बिना डिले किए हम करते हैं क्लास की स्टार्ट, और हम पढ़ते हैं पुमंग के बारे में। अब देखिए, पुमंग को हमने क्या क्या नाम दिया था। इसको हमने पुंकेसर भी बोला था, पुंकेसर भी बोला था। बोले तो ये नर जनन अंग होगा, नर जनन अंग, और एंड्रोशियम ये भी हो गया आपके पास इसके नाम। तो एंड्रोशियम, पुमंग, पुंकेसर या नर जनन अंग सभी एक ही पार्ट के हैं। तो आइए, फ्लावर में तो हमने देखा था, एक बार हम इसकी पूरी संरचना बना लेते हैं। तो फ्लावर में कहीं ना कहीं आपने ये वाली संरचना तो जरूर देखी होगी। गुड़हल के फूल में देख सकते हो, नहीं तो वो एक गुलमोहर का पौधा आता है, उसमें बड़ा अच्छा सा ये दिखता है। उसमें हम उसको खेलते भी हैं, लेकिन उसको एक दूसरे से लड़ा के खेलते हैं, कट गया। फिर ऐसे गांव के अगर होंगे आप, गांव से रिलेटेड, तो उसको किए होंगे शायद, अब शायद नहीं किया जाए, लेकिन पहले ये बहुत चीजें की जाती थी, क्योंकि भाई पहले साधन नहीं था फोन जैसे। तो पहले के लोग क्या करते थे, इन सारी छोटी छोटी चीजों में खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए कर लेते थे। और आज तो रील्स देखते टाइम पास क्या, टाइम बर्बाद ही होता जाता है, और हम बाकी चीज़ों को बहुत मिस करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप फोन से हटके एक अलग दुनिया जीजिएगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप फोन चलाते हो तब तक तो सही रहता है शार्ट देखने, लेकिन फिर उसके बाद रिग्रेट तो होता ही होता है, चाहे आप ना बोलो, लेकिन ये रियल है। सबको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने वक्त बर्बाद कर दिया, फिर कुछ मिला भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के वर्क करें। तो ये आपका होता है पूरे पुंकेसर का स्ट्रक्चर। ये संरचना कहलाती है इसमें तंतु, और ये है आपका पराग कोश। हो गया ना, ये हो गया आपका पराग कोश। अब इसी पराग कोश में तो देखिए यहाँ पे ये एक आवृत बीजी, आवृत बीजी पुष्प का है ये। तो आवृत बीजी में जो पराग कोश होते हैं वो द्विपालित होते हैं, द्विपालित होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। दिख रहा है ना कि इसमें 2 पालियां हैं, कि जैसे एक ये मान लीजिए एक डंठली हो गई इसकी, तो यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़ी हुई है, एक दूसरा हैंड पाली हो गया और एक दूसरा हैंड हो गया, तो 2 पालियां ऐसे ये चिपकी हुई हैं। तो इसमें 2 पालियां, इसलिए कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि पराग कोश की संरचना होती है, यहाँ दे देगा मतलब द्विपालित, चतुष्पालित, त्रिपालित ऐसे करके दे देगा, तो आपको द्विपालित आंसर टिक करना होगा। तो इसीलिए बोला ना, हर एक टॉपिक से, किसी से एमसीक्यू तो किसी से लघु उत्तरी तो किसी से
मतलब विस्तृत उत्तर भी लघु जब विराज होने की पूरी प्रोसेस पूछ दिया जाए तो हो ही जाता है, तो इसलिए आपको पूरे अच्छे से इसे देखना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो गया वो दीपालित हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, जब अनुप्रस्थ काट दे कि जैसे ये ऐसे था और हम इसको ऐसे काट देंगे तो उसमें आपकी 4 कोष्टिकाएं मिलेंगी, तो फिर इसे हम चतुष्टक भी बोलते हैं। तो जब हम इसको क्या कर दें, इस तरीके से काट दें, तो ये हो जाएगा आपका नीचे वाला भाग। और सेम मान लीजिए नीचे क्या है, इस तरीके का ही होगा कि जब हम इसको अनुप्रस्थ काट देंगे तो ये इस तरीके का मिलेगा कि जैसे ये ऐसे था ना, बीच में से इसको काट दिया। तो इसमें कितनी पालियां हैं ये आपके पास, ये पाली, मतलब ये चतुष्पालित होता है। पाली नहीं, चतुष्टक बोल सकते हैं। तो चतुष्टक संरचना होती है, तो यानी ये चतुष्टक संरचना है। अब इसी संरचना में आपका निर्माण होगा लघु बीजाणु का, और जिसे हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, वही तो हम पढ़ने आए लघु बीजाणु जनन। क्योंकि पहले में तो हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर, संरचना, पुष्प की क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या किसके कार्य होते हैं। तो सहायक अंग थे, जनन अंग थे, तो जनन अंग को हमने पूरे सहायक अंग तो देख लिया कि भाई एक का कार्य है कीट मकोड़ों को आकर्षित करना, और दूसरा जो ग्रीन था उसका कार्य था उसको पोषण देना, तो इसका तो खत्म हो गया। फिर जो पुष्पासन था तो वो पुष्प को जगह देगा भाई बैठने के लिए। हमारे घर कोई आता तो हम कहते हैं ना भाई आसन ग्रहण कीजिए, तो पुष्प को भी आसन ग्रहण करने के लिए पुष्पासन बना रहता है। तो पुष्पासन भी इंपॉर्टेंट है हमने कहा था, क्योंकि आगे चल के हम बहुत ऐसे छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे जहाँ पे बहुत मतलब प्रोसेस होती हैं, तो उसमें पुष्पासन का नाम आएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट है हमने देख लिया। फिर आपको जो यहाँ पे जनन अंग है उन्हें बहुत डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले हम नर जनन अंग देख रहे हैं, तो नर जनन अंग की ये पुंकेसर की स्ट्रक्चर हो गई। अब जब इसको हम अनुप्रस्थ काट देते हैं तो चतुष्टक संरचना होती है। तो ये द्विपालित तथा चतुष्टक संरचना में होता है आपका पराग कोष, पॉलन ग्लैंड। अब हम इसी की संरचना को डिफाइन करते हैं कि आखिर ये संरचना और इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो थोड़ी सी हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं, चतुष्टक संरचना ये हो गई, और यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका फिगर। बस ऐसे हम ये जूम कर ले रहे हैं कि हाँ ये ऐसा फिगर है। इसमें गोला बना लो, इसमें बना लो, इसमें बना लो, और यहाँ पे बना लो। अब यहाँ पे शुरू हो जाइए। सबसे पहले इसमें हम ये लेयर बनाते हैं, ये लेयर हो गई, और इस लेयर का नाम होता है एपिथीसियम, और जिसे हम बोलते हैं बाह्य परत। बाह्य परत, इन परतों का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। बाह्य परत क्या करेगी, एक तो आपके ये चतुष्टक जो संरचना है इसको संरचना प्रदान करती है, और दूसरा कि ये इसको सुरक्षा प्रदान करेगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे दूसरी लेयर बनाते हैं, मान लीजिए पूरे तरफ होगी ऐसे ही। इस जो ब्लैक से हमने बनाया है ये आपकी होती अंतःथीसियम, अंतःथीसियम, ये लेयर हो गई आपकी अंतःथीसियम। अब यहीं पे अगेन जो दूसरा वाला रेड होगा पूरी तरफ होगा, तो हम आपको दिखाने के लिए यहीं पे बना लेते हैं। तो ये जब दूसरी वाली रेड लेयर है इसे हम मध्यस्थ परत बोलते हैं, मध्य परत, मध्य परत, मिडल लेयर। अब इसके बाद जो आती है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, और जिसे हम ब्लू मार्कर से दिखा लेते हैं। और ये जो आपकी परागधानियां होती है ना इसमें ही होती है ये।
ये हो गया आपका बीच में, एक और सर्कल बना लेते हैं और इसमें ऐसे संरचना होंगी। इसे हम बोले हैं परागधानी। परागधानी सभी को बोलेंगे तो परागधानियां। तो एक पराग कोष में 4 परागधानियां पाई जाती हैं। अब ये जो ब्लू वाली लेयर हमने खींची है इसे ही हम बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम। और टेपिटम के कार्य बहुत बार पूछा गया है, या तो इसके कार्य पूछा जाए या तो पूछेगा इस पे टिप्पणी कीजिए। तो अब ये यहाँ पे ना, इसमें ये जो परागधानियां हैं इसी में आपका निर्माण होगा लघु बीजाणु का। लघु बीजाणु जनन होगा। तो ये अभी लघु बीजाणु जनन को हम पूरे अच्छे से डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। उसके पहले हम थोड़ा सा टेपिटम के वर्क देख लेते हैं। तो मेन इसका वर्क याद रखिए कि ये पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है, यानी ये जो लघु बीजाणु बनेंगे उनको नरिशमेंट भी तो करना चाहिए। तो इनको नरिशमेंट कौन करता है? आपकी टेपिटम लेयर। बाकी सब लेयर का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना, किसी को आकृति देना, और इन सभी का कार्य होता है। और जो टेपिटम है इसका जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो वर्क है कि ये आपके जो लघु बीजाणु बनेंगे उनको करेगा नरिशमेंट, देगा नरिशमेंट, यानी उनको पोषण प्रदान करेगा। तभी तो वो आगे जाके वृद्धि करेंगे। नहीं तो फिर अगर देखिए यहाँ पे कोशिका विभाजन होगा ना, इसमें पहले समसूत्री फिर उसके बाद अर्धसूत्री, तो ये सारे कोशिका विभाजन हो रहे हैं। तो एनर्जी लॉस, एनर्जी तो चाहिए नहीं विभाजन करने के लिए, तो वो एनर्जी आपकी देती है टेपिटम लेयर। तो ये हो गया आपके पूरे फिगर सहित। ये हमने देखा कि यहाँ से इस संरचना को हमने तोड़ा तो ये संरचना प्राप्त हो गई। इस संरचना को जब हमने ओपन किया तो ये संरचना प्राप्त हो गई। और यही आपकी पूरी मेन स्ट्रक्चर होती है। कभी कभी इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है तो आप थोड़ा अच्छे से सुंदर सा बना लेंगे। हमने जल्दी जल्दी में बना। सभी लेयरों को 4 परतें पाई जाती हैं इसमें, बाह्य परत, अंतःथिसियम, मध्य परत तथा टेपिटम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है वो टेपिटम होती है। अब इसके अंदर यहीं पे आपके लघु बीजाणु का निर्माण होगा। एक मातृकोशिका होगी और मातृकोशिका हमेशा टूयन होती है। फिर टूयन में समसूत्री विभाजन होगा एक बार, और फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आपके लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और फिर परागकण बनेंगे और फिर परागकण जाके आगे पॉलिनेशन करेंगे। फिर पॉलिनेशन करने के लिए भी चाहिए ना, तो हम अभी परागकण बना के तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे अंड कोशिका को तैयार करने। तो जब दोनों तैयार हो जाएगा तब कहेंगे भाई तू चल अब उसके साथ। तो ये चलने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो आज के सेशन में हम अभी पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे ही नोट्स बनाते चलेंगे, बेहद ही तरीके से आपको अच्छे समझ में आएगा। कभी देखेंगे तो तुरंत आपको हर एक चीजें समझ में आ जाएंगी। और बाकी आपको नोट्स भी हम टेलीग्राम चैनल्स पे प्रोवाइड करा देंगे। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं प्लीज जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वहीं पे मिलेंगे पूरी क्लासेस के। अब हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन में हमने जो पढ़ा था कि लघु बीजाणुधानी, तो इन्हीं बीजाणुधानी में एक होगी आपकी पॉलन मदर शेल, पराग मातृ कोशिका। और ये कैसी होती है भाई पराग मातृ कोशिका? तो ये आपकी होती है द्विगुणित। यानी ये 2n होती है द्विगुणित। तो सबसे पहला यहाँ पे जब होता है यहाँ पे समसूत्र विभाजन, समसूत्री विभाजन, यानी यहाँ पे समसूत्र विभाजन में क्या होता है ना, कोशिकाएं समान रहती हैं। आपकी कोशिकाएं
जो आपकी कोशिका होगी समान रहती है। यानी 2n है तो 2n ही होगी जब भी आपका बोला जाए, और इसको हम बोलते हैं मियोसिस। ये होता है इंग्लिश में। तो यानी 2n से ही ये क्या बन जाएंगी, 2n बन जाएंगी। तो भाई इनमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ये जैसी मात्र कोशिका थी वैसे ही ये दिखेंगी। अब यहाँ पे जब यहाँ पे लघु बीजाणु का निर्माण करना है, तो अब ये जो आपका पहले श्रमसूत्र विभाजन होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद जब सेकंड आएगा तो आपका शुरू हो जाएगा यहाँ से जो विभाजन होगा माइटोसिस। माइटोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है भाई, तो कोशिकाएं यहाँ पे पुत्री कोशिका मतलब डॉटर सेल, अब यहाँ से जो बनेगी ना मातृ कोशिका से जो सेल आएगी अर्धसूत्री विभाजन बोल के, तो मान लीजिए ये भी तो डॉटर सेल है, तो ये जो पुत्री कोशिका होगी वो मातृ कोशिका की आधी हो जाती है। मातृ कोशिका की आधी हो जाती है। देखिए ये 2n पहले बने थे, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी आपका n फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से भी n फॉर्म, यहाँ से भी n फॉर्म, और यहाँ से n फॉर्म। तो आपको 4 मिल जाती हैं यहाँ से डॉटर सेल। ये आपकी कितनी हो गई संख्या में, 4 पुत्री कोशिका। और ये कैसी हैं आपकी, हैप्लॉइड। तो जो आपकी ये पुत्री कोशिका होती है वो हैप्लॉइड होती है, और जो मातृ कोशिका होती है वो डिप्लॉइड होती है। तो इन्हें भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहीं से आपका पूरा लघु बीजाणु जनन का निर्माण शुरू हो जाएगा, और लघु बीजाणु से पॉलन ग्लैंड बन जाएंगे। तो ये जो आपकी परागधानियां होती हैं, फिर यहाँ से इसमें मान लीजिए एक छोटा सा ले लेंगे, तो यहीं पे ये क्या होगा, बहुत ढेर सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। यानी ये मतलब सब विभाजन करके ये पराग कण का निर्माण, यहाँ से परागकण का निर्माण हो जाता है। और अब ये परागकण भाई परागधानी में है, और देख रहे हैं इनके पास जबरदस्त एकदम पहरा लगा हुआ है, एक एक नहीं 4 लेयरें लगाई हुई हैं। तो ये बाहर कैसे जाएंगी, क्योंकि ये जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, यानी अंड कोशिकाओं से ये मिलेंगे नहीं, तो नया पौधा बनेगा कैसे। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये परिपक्व होते जाएंगे वैसे वैसे लेयर आपकी बाहर की क्या होती जाती हैं, कमजोर होती जाती हैं, और वो कमजोर होके आपका क्या होती हैं, पतली टूट जाती हैं। और जहां से ये टूटती हैं फिर परागकण ऐसे अटैक करेंगे, निकलेंगे, और निकलने के बाद ऐसे इधर उधर फैले रहेंगे। तो भाई पुष्प वो इसी पुष्प में आपके पराग कोश है तो तुरंत वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे, और नहीं तो वो एक लिंगी पुष्प है तो उस पे आएगा कोई जीव, तो मान लीजिए मधुमक्खी, भौरा, वो किसी को आकर्षित करेगा, भाई आओ आओ हम इतने चमक रहे हैं, हमारे पास बहुत मकरंद है, फिर हमारे पास बहुत सुगंध है, तो इतनी सारे वो आप उसको लालच देके बुलाएगा अपने पास। अब वो बुला तो लेता है लेकिन वो आ जाता है, लेकिन उसको ये उससे काम भी करवा लेता है और उसको पता भी नहीं चलता है। यानी वो इस पे आके बैठेगा, फिर कहेगा दूसरा वाला, अब दूसरा वाला बुलाने लगेगा कि उसके जो ब्राइट कलर हैं तो उस पे जाके बैठेगा, तो यहाँ से परागकण उस पे चले जाते हैं। फिर इस तरीके से पॉलिनेशन कीटों द्वारा होता है। फिर मान लीजिए मंद मंद हवा चली, तो हवा के चलने की वजह से भी परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएंगे। फिर जो पुष्प जल के अंदर रहते हैं तो उसमें जल द्वारा चले जाएंगे। तो इस तरीके का जब हम परागण पढ़ेंगे तो उसके टाइप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जब परागकण निर्माण और फिर उसके बाद जब ये परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो आपकी जो परत होती है, परत टूटने के बाद बाहर आते हैं, और इसे ही हम स्फुटन बोलते हैं, परागकण का स्फुटन।
तो वही पराग जो परतें होती है टूटती हैं, तो जब परागकण उसमें से निकलते हैं ढेर सारे, तो उसी को परागकण का स्पुटन बोला जाता है। तो ये था पूरी प्रोसेस हमारे लघु बीजाणु जनन की। तो हमने सभी चीजों को अच्छे से देख लिया, और एक बार फिर से रिकॉल करें पूरे स्टेप से। तो हमने पढ़ रहे हैं हम आपके पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन, या फ्लोरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ भी कह ले, चैप्टर तो भाई इंग्लिश हिंदी जो भी बोला जाए। इसमें सबसे पहले आप फूल पढ़ेंगे। हाँ, फूल को देखिए आपने, बाहर से एज्यूम किया कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें कुछ कलरफुल देखे तो उसने हमने दल पुंज बोल दिया। नीचे से ग्रीन वाला भाग था तो उसे बादल पुंज बोल दिया। अब देखिए एक भाग है जिसपे वो पुष्प टिका हुआ, उसे पुष्पासन बोल दिया। फिर उसमें से देखा कि एक नलिका एक पत्ती जैसे निकली हुई है, फिर नीचे वो मोटी सी है, ऊपर भी थोड़ा सा चौड़ी है, तो उसको हमने स्त्री जनन अंग बोल दिया। फिर उससे बहुत ढेर सारी संख्या में, और एक पुष्प में जो अंडाशय होगा उसकी संख्या एक ही होती है। और फिर उसके बाद जो देखा पुंकेसर, उसमें कुछ ऐसा निकला हुआ भाग है, तो उसे हमने पुंकेसर बोल दिया। तो पुंकेसर आपका नर जनन अंग, और जो स्त्री था वो मादा जनन अंग, स्त्री केसर मादा जनन अंग हो गया। अब उसी में तो आपके जो नर जनन अंग में ही लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, यानी लघु बीजाणु जनन का निर्माण, या इसको हम पॉलन ग्रैन का निर्माण बोल लें। तो अब यहाँ से जो पॉलन ग्रैन निकलते हैं, तो अब उनको भाई बाहर से बचना भी तो होता है, तो कुछ लेयर्स होती हैं, तो उन्हें हम देखते हैं कि आखिर वो लेयर होती हैं तो वो क्या क्या चीजें करती हैं। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सारी चीजें हैं कैसे कैसे हो रही हैं। पहले आपकी जो पीएमसी है वो द्विगुणित होगी, और जो आपकी डॉटर सेल है यानी डी है वो आपकी हेप्लॉइड होगी। फिर यहाँ पे समसूत्र विभाजन, फिर अर्धसूत्र विभाजन, पुत्री कोशिका भी नहीं, पॉलन ग्रैन में, फिर उसके बाद यहाँ से लघु बीजाणु जनन से पॉलन ग्रैन बने। अब पॉलन परिपक्व होकर बाहर आए हैं। अब देखते हैं जब वो बाहर आया तो उनका स्ट्रक्चर क्या क्या है, और उसमें भी क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि अब वो हम देखेंगे कि वर्किंग वाला है कि नहीं है। सभी पॉलन ग्रैन तो वर्क नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए हमें उसे देखना है कि हाँ वो बाहर अगर चले जाएंगे तो उन्हें कैसे क्या चीजें हैं कि उन्हें सेफ रखेंगी। बाहर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो सकता है, शायद वो किसी एसिडिक मीडियम में चले जाए, शायद वो बहुत कम टेम्परेचर पे चले जाए, तो कहीं वो खराब न हो जाए। तो अगर आप अक्सर करके अगर विलेज एरिया से होंगे तो देखते हुए खेतों में परेशान रहते हैं अक्सर करके किसान की ये जो घासें होती है ना, टाइमली पे वो घासें खुद ब खुद आ जाती हैं। भाई उनके बीज हमने पानी लगाया खेत में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, सूखा भी पड़ गया, लेकिन फिर भी वो घास आ जाती है। तो भाई कैसे, कहीं ना कहीं उनके बीज, कहीं ना कहीं उनके पॉलन ग्रैन सेफली बचे हुए हैं, तभी तो वो आके नया प्लांट फिर से उग जा रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, आज हम उस चीज को देखते हैं। परागकण की संरचना। तो अब इसमें हम परागकण की संरचना बनाएं तो पहले गोल से सर्कल बना लेते हैं। भाई ये गोल अंडाकार जैसे भी हो मतलब होते हैं, और फिर उसमें कुछ ऐसी ऐसी लेयर होती है बाहर, और अंदर ये मैक्सिमम में 2 भागों में बटा होता है। यहाँ की जो होती हैं कोशिकाएं थोड़ी सी लंबी होती हैं, और यहाँ पे छोटी होती हैं। ये हो गया आपके एक पॉलन ग्रैन का स्ट्रक्चर। अब आते हैं ये जो बाहर की बाह्य परत है, बाह्य परत, ये आपकी बनी हुई है एक केमिकली पदार्थ का स्पोरोपोलिन, और ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि ये सब कुछ सहन कर सकता है। ये जो स्पोरोपोलिन होता है ना, ये हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हल्का एसिडिक, मतलब ये सभी चीजों को क्या कर लेगा, सहन कर लेगा, और आपके पॉलन ग्रैन को सेफ रखेगा। अब भाई जब ये पॉलन ग्रैन किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा है, बहुत ही हार्ड, मतलब ये हम लिखते थे हार्ड लेयर, जब ये हार्ड लेयर है तो भाई ये जब वहां पे जाएगा अंड कोशिका के साथ, तो फिर वहां पे इसमें से आखिर वहां से जो नर युग्मक होंगे वो निकलेंगे कैसे,
ये भी तो दिक्कत है। तो यहाँ पे एक जगह एक ऐसा सा छिद्र होता है और इस छिद्र को ही हम बोलते हैं जनन अंग। मतलब यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है, इसको अलग मार्क से हम दिखा लेते हैं। यानी एक छोटे से भाग में स्पोरोपोलिन की संरचना नहीं पाई जाती है। अब यहीं से जो होगा ना आपके नर युग्मक निकलेंगे और जाके फिर अपनी पूरी किसी के साथ मिलजुल के अपना कार्य करेंगे। अब इसमें देखें तो ये वाला जो भाग है ना, ये आपकी जो है ये कायिक केंद्र और ये जो है आपका जनन केंद्रक और ये कायिक केंद्रक, ये चीजें होती हैं। अब जो जनन केंद्रक है भाई, ये तो आपका कैसा है, यहाँ से ये हप्लॉइड मतलब ये एन ही रहेगा, और जो कायिक है ये पूरा हमने देखा ना पोलन गैंग एन ही है। तो ये जो आपका आगे है ये तो आधा पहले से है ना, तो अब जाके ये सब समसूत्री विभाजन करेंगे। समसूत्री विभाजन भाई, अब ये और अर्धसूत्र विभाजन तो कर नहीं सकते, बाधिक आधा हो जाएंगे तो फर्क पता चले कुछ और ही बन जाए, क्योंकि ये गुणसूत्रों की संख्या होती है ना इसमें कि हाँ ये मान लीजिए अगर हम कोई भी ले लें तो मान लीजिए जैसे ह्यूमन में होता है 46 तो 23 और 23 ऐसे करके बांटा जाता है। तो जब भी आपका नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलता है तो 23 इसके और आके मिलके अपना पूरा करते हैं। तो उसमें भी जो एक जोड़ी होता है वो जनन अंग होता है, इसमें भी XY और उसमें भी XX। तो एक X तथा एक X उसका मिलेगा तो XX तथा इसका YX मिल जाएगा तो XY। तो ऐसे होता है। और बाकी की जो आपके 22 जोड़ी होते हैं वो कायिक कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें भी ये जो होंगी कायिक कोशिकाएं वो उसमें समसूत्र विभाजन, और यहाँ पे जो जनन कोशिकाएं ये आधे ही हैं तो इसमें मतलब मिलके ये जाके भी हप्लॉइड बना लेंगे दूसरे वाले से। तो ये आपका हो गया केंद्रक और जनन केंद्रक, और ये हो गया। और इसमें जो अंतः परत होती है इसका भी हम देख लेते हैं। अंतः परत ये भाई होती है मुलायम, मुलायम, और ये बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की, लोज की। तो ये मतलब मतलब इसको थोड़ा सा क्या करेगी, पोषण अवसर प्रदान करती है। यहाँ से हम लिख सकते हैं पोषण, और ये प्रदान कर रही है सुरक्षा। तो ये हो गया आपके पूरे परागकण की संरचना, बन गया परागकण। अब इसका कार्य, इसका मेन उद्देश्य तो है किसी अंडाणु कोशिका के साथ मिलके नए पौधे का निर्माण करना। और फिर भी ये परागकण बनता है तो जरूरी नहीं है कि ये मान लीजिए जाके पॉलिनेशन ही करेगा। तो बहुत सारे ऐसे परागकण होते हैं कि जिनका उपयोग किया जाता है, और बहुत सारे परागकण ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो उन्हें भी हम देख लेते हैं आगे। तो आप इस संरचना को बना लें, फिर उसके बाद हम वो देते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जो आपका परागकण होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है। हाई एनर्जी या हाई पोषक तत्व होते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं ना, तो जो इसमें जो मतलब होते हैं ना कि इनको मतलब जो लोग कमजोर होते हैं या जिन्हें बहुत ज्यादा वर्क करना आता है तो इन सभी चीज को वो लेते भी हैं। तो एथलीट्स इनका यूज करते हैं। को दिया जाता है। और या तो धावक घोड़े को भी, धावक घोड़े को भी ऐसे इसका पोलन ज्ञान दे दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा दौड़ लेगा, और एथलीट्स को बहुत ही ज्यादा पावर देने के लिए दिया जाता है। दूसरा होता है कि परागकण से जो हानियां होती हैं, मतलब कुछ परागकण व्यक्तियों
में बीमारी उत्पन्न करते हैं। अब ये नहीं कि बहुत डेंजरस बीमारी उत्पन्न कर देंगे। तो इस पॉलन ग्लैंड का एक जो था आपकी पार्थेनियम घास, पार्थेनियम परागकण, ये जो था ना, ये आपका एलर्जी कॉज करता था। एलर्जी का कारण था। मान लीजिए ये पार्थेनियम घास इसके भी पुष्प होते थे, तो मान लीजिए कभी ऐसा होता है वैलेंटाइन डे पे कि मतलब कोई भी हो भाई, या तो जीएफ है तो भी अब कोई फूल लेके गया देने, और वो भाई फूल लेके शुरू हो गया, या तो उसकी बहुत सांसें तेज चलने लगी, या तो उसने छींकना ही शुरू कर दिया भाई। अब वो आगे की जो सोच के गया था उसके विपरीत हो रहा है, तो अब सोचेगा वो कि क्या ही हो गया भाई अचानक से। तो शायद उसने पुष्प को लिया हो और उस पुष्प के परागकण से उसको एलर्जी हो गई हो, तब ऐसा हो सकता है कि मतलब बहुत तेज दमा की बीमारी हो सकती है। यहाँ से मतलब जो बीमारी होती है वो मतलब दमा, एलर्जी एंड दमा, मतलब एलर्जी होगी तो मान लीजिए उससे दमा हो जाए, या तो बहुत छींके आने लगे, या तो जो आपकी आंखें हैं वो पनीली हो जाए, मतलब आंखों से पानी आने लगे। तो मान लीजिए वो तो आप बहुत सारे रीजन होते हैं। मान लीजिए आपने लेके गया तो उसको अगर आंख की एलर्जी है तो तुरंत रोने लगा भाई, एक तो पुष्प भी लेके गया और रो रहा है, तब तो आप से तोते उड़ जाएंगे। फिर दूसरा रीजन कि आपने उसको दिया फिर वो चीखना ही शुरू कर दिया, भाई ये क्या है, मैंने यही करने के लिए लाया था क्या, आप कहीं और चल दोगे फिर। तो या तो फिर उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगे, तब तो शायद आप घबरा जाओ फिर हॉस्पिटल लेने जाओ, ऐसा सिचुएशंस आ जाए तो मतलब ये सारे जो कुछ परागकण होते हैं वो हमारे मतलब व्यक्तियों में एलर्जी का कारण भी बन जाते हैं। और जो एलर्जी मेन जो नाम है पार्थेनियम के परागकण, पार्थेनियम एक घास थी, गाजर घास जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके जो परागकण थे वो बहुत ही ज्यादा एलर्जी का कारण बनते थे, इसलिए इस घास को शायद हटा भी दिए गए थे, इसके फ्लावर को, क्योंकि ये वातावरण में फैल के सांस की और फिर ये छींक मतलब बहुत सारे एलर्जी का कारण बन चुके थे, इसलिए इस घास को मतलब हटा दिया गया। तो ये होता है कि परागकण का उपयोग भी है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो इसको प्रयोग करके एथलीट्स, धावक, घोड़े प्रयोग करके मतलब अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसके कुछ उपयोग है तो हानियां भी तो होंगी भाई। तो कुछ परागकण ऐसे भी होते हैं कि जिनसे हानियां होती हैं, जिनसे एलर्जी होती है, जिनसे व्यक्तियों में रोग हो जाते हैं। तो ये था पूरा आपका परागकण लघु बीजाणु, यानी आपका जो नर जनन अंग था वो पूरा एंड हो चुका है। अब ये बन के इसको तैयार रखिए। अब दूसरे सेशंस में हम गुरु बीजाणु जनन पढ़ लेंगे और वहां से हम बना लेंगे अंड कोशिका। फिर इन दोनों को मिलाने के लिए जो आपका आएगा वो आएगा पॉलिनेशन, फिर पॉलिनेशन के टाइप्स, सारी चीजें पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो ये सभी जो क्रियाएं हो रही हैं अभी निषेचन पूर्व हो रही हैं भाई। निषेचन के पूर्व अभी हम बना रहे हैं नर युग्मक फिर मादा युग्मक, ये निषेचन के पूर्व है। फिर पॉलिनेशन जो क्रिया है वो भी निषेचन के पूर्व है। जब पॉलिनेशन हो जाएगा फिर निषेचन हो जाएगा, फिर वहां से जो प्रक्रिया होंगी फल निर्माण की, तब उसके आगे हम देखेंगे। और इस तरीके से आपका चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से खत्म होते चले जाएगा। तो आज के सेशंस में इतना ही। अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, इस अपनी फैमिली को एक बड़ी सिस्टर मान के आप शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स का हेल्प हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हाँ हमें और भी मेहनत करनी है, बच्चों को बहुत हेल्प हो रही है और उन्हें नीड है। और आपको जो भी डाउट है तो वो कमेंट्स में जरूर कर दे, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे और आपका जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसके आंसर आपको मिलेंगे। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे आपके सारे क्लास को PDF नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। और ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। और पढ़ाई के साथ साथ ये नहीं कि आप ऐसे इतने सीरियस हो जाओ कि एक बैग आप बहुत ज्यादा पढ़ने लगो, तो फिर भाई वो जैसे कि ज्यादा मेडिसिन, ज्यादा फूड बहुत रिएक्ट कर लेता है, तो शायद आपकी पढ़ाई भी रिएक्ट कर दे। भी एक बैग करोगे तो धीरे धीरे इंक्रीजमेंट करते जाओ, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ताकि एग्जाम्स तक आप एकदम वेरी प्रिपेयर हो जाओ कि अगर उस दिन 1 हफ्ते अगर आपको 12-8 घंटे भी पढ़ना पड़े तो आपको मुश्किल ना लगे। लेकिन उस दिन अभी ये सोच रहे हैं ना, चलो अभी तो एग्जाम बहुत दिन है, पढ़ लेंगे उस दिन 12-12 घंटे, नहीं होगा आपसे। ये प्रैक्टिकली है, प्रूव करके दिखा देना। अगर आप
एक बैग एक ही दिन स्टार्ट करो और 12 घंटे पढ़ लो, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो इसीलिए रेगुलर धीरे धीरे आप पढ़ते रहें, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा, आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। फिर एग्जाम सिलेबस और आपके कॉन्सेप्ट में ऐसा बंद बन जाएगा ना, फिर उसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर जब वो बंद नहीं टूटेगा तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे और आपके लाइफ में भी वो काम आएगा, क्योंकि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।